नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि हमारे साथ ऐसे लोग भी समाज में होते हैं जिनको दुश्मन भी उतने ही प्यार करते हैं जितना उसके अपने लोग करते हैं। हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। पूर्व में आप यहाँ के रुद्रपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं और राष्ट्रीय चैनलों पे आप अक्सर टीवी डिबेट्स में अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए आपको हम लोग देखते हैं और लोग इसका एंजॉय भी करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो सीधा सवाल की ओर चलते हैं। इस बार रुद्रपुर की जनता का क्या मूड है? देखिए, रुद्रपुर की जनता ने पिछले बार जो विधायक चुना वो माननीय मंत्री बने हुए हैं। पिछले 5 वर्षों से प्रदेश में उनकी सरकार है बीजेपी की, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और रुद्रपुर से विधायक हैं, मंत्री हैं, देवरिया में एक कैबिनेट मंत्री हैं, देवरिया से एक राज्यपाल हैं, 7 में से 6 विधायक भाजपा के हैं, 3 सांसद देवरिया के बीजेपी के हैं, जिला पंचायत बीजेपी के हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी के हमारे विधानसभा से हैं। जो पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं बीजेपी के, वो भी रुद्रपुर विधानसभा से हैं। पड़ोस में मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर से आदरणीय योगी बाबा। 2 जिला छोड़ दीजिए, आजमगढ़ जौनपुर, तो प्रधानमंत्री हैं। लखनऊ में प्रचंड बहुमत की सरकार है, 403 में से 325 विधायक हैं। दिल्ली में प्रचंड बहुमत की केंद्र की सरकार है। और देवरिया से 5 विधायक भाजपा के हैं। जयप्रकाश निषाद जी, सुरेश तिवारी जी, जो चौरी चौरा से हैं, वो भी रुद्रपुर की रहने वाली हैं। एक शुक्ला जी जो देवरिया से विधायक हैं, वो भी रुद्रपुर के रहने वाले हैं। एक उत्तराखंड में जो शुक्ला जी हैं, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। मतलब सारे पद जो सत्ता के ताकत के पद हैं और सरकार, वो रुद्रपुर की जनता ने बीजेपी को दे दी है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में रुद्रपुर को क्या मिला? जिस विभाग के मंत्री हैं आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, पशुधन और मत्स्य विभाग के पिछले 5 वर्षों से मंत्री हैं। इनके अपने मंत्रालय में तो सिर्फ इनको जुबान हिला देने से, एक दस्तखत कर देने से योजनाएं रुद्रपुर में आ सकती थी। मंत्री उसी के मंत्री हैं, उनको किसी और मंत्रालय में जाकर के सिफारिश नहीं करनी है कि हमारे देवरिया या रुद्रपुर के लिए ये योजना दीजिए। यहाँ की योजनाएं तो वो सिर्फ आदेश करते, जबानी विभाग उस आदेश का क्रियान्वयन कर देता। लेकिन 5 वर्षों में मंत्री जी या बीजेपी का कोई नेता ये बता दे कि आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी पशुधन मंत्रालय या मत्स्य मंत्रालय का जो मंत्री हैं, 100 रुपए की कोई योजना रुद्रपुर में लाया। 100 रुपए की। सड़कें काफी बदहाल हैं इधर, मतलब आ रहे थे। हम वही कह रहे ना कि जब अपने मंत्रालय का 100 रुपए का काम नहीं लाए हैं तो समझ लीजिए कि जनता किसे चुनना चाहती है। हम तो विपक्ष के विधायक थे, 2200 करोड़ रुपए का काम लाए थे, 311 ग्रामीण मार्ग बनवाए थे, जो मेन रोड है सबको डबल लेन करवाए थे, बिजली घर घर पहुंचाए थे, गैस 35,000 गैस कनेक्शन तो हमने हाथों हाथ बांटा था लोगों को, पानी ओवरहेड टैंक का घर घर हमने पहुंचवाया था, बैंक की पुल पुलिये की, दुग्धेश्वरनाथ मंदिर का, कौन सा ऐसा काम है जो हमने नहीं कराया? सारे पुल रुद्रपुर इतने पुल हैं हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, या तो राष्ट्रपति शासन में बने थे। जितने सब स्टेशन हैं वो सब मेरे द्वारा बनवाए हुए हैं। कुछ राष्ट्रपति शासन में बनाए थे बोरा जी के समय, उसके बाद हमने 220 का भी है जो बनाया, वो हमने बनवाया अपने कार्यकाल में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सौभाग्य से 40-42 सालों बाद रुद्रपुर के विधायक को मंत्री पद मिला और वो मंत्री 4 विभाग के मंत्री रहते हुए अपने मंत्रालय का 100 रुपए का काम रुद्रपुर में नहीं लाए हैं। और हम विपक्ष के विधायक रहते हुए वो काम कर दिए जो काम किया। चीफ मिनिस्टर भी 5 सालों में संभवतः उतना काम न कर पाया हो जितना हम 5 साल में विपक्ष के विधायक रहते हुए रुद्रपुर में किए हैं। तो जनता तो परख ली, देख ली कि कौन इस रुद्रपुर के लिए बेहतर है।
बस 3 मार्च की देरी है बटन दबाने की, 10 मार्च को गिनती आनी है, परिणाम जनता तय कर चुकी है। अच्छा विधायक जी, एक छोटा सा काउंटर सवाल है इसी पे, उसके बाद अगले सवाल पे हम चलते हैं। कहाँ कमी रह गई थी, मतलब जनता समझ नहीं पाई थी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुन दिया लोगों ने? ये कई कारण होते हैं चुनाव में। उस समय एक दूसरी वेव थी बीजेपी की, और उस वेव का फायदा मिला, जात धर्म की लड़ाई हो। हम तो सिर्फ अपने विकास की बात करते रहे, तो उसके कई रीजन होते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जनता ने एक बार उनको अवसर देख तो लिया ना कि वो कितने योग्य हैं, कितने कर्मठी हैं, या क्या इस क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि लेस मात्र भी उपयोगी नहीं रहे इस क्षेत्र के लिए, न बीजेपी की सरकार न बीजेपी के यहाँ के आदरणीय विधायक मंत्री जी। तो अब तो जनता समझ चुकी है, परख चुकी है। अच्छा विधायक जी, जैसे हम रुद्रपुर से थोड़ा हट के देवरिया की बात करें, देवरिया जनपद में कभी बहुत सारी मिलें हुआ करती थी, तो ऐसे कौन से कारण आए जिन कारणों से ये अपनी औद्योगिक पहचान खो गई इसकी? देखिए, जो रीजनल पार्टियां कांग्रेस के बाद उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस लगभग 32 वर्षों से सत्ता से बाहर है। जो रीजनल पार्टियां उन्होंने मिलों को या डेवलपमेंट को इस पे ध्यान ही नहीं दिया। वो सब बंद होते गए, बेचते गए ये लोग। उनको सिर्फ वोट बैंक कैसे मेरा कंसोलिडेट हो जाए और नोट बैंक कैसे हम बना लें, उस चक्कर में इन लोगों ने विकास को ध्यान नहीं दिया। सिर्फ अपनी अपनी रीजनल पार्टियां अपने में छोटे छोटे मुद्दों पे लोगों को, जाति धर्म को बांट करके अपना चुनाव जीतने की तरकीब में व्यस्त रहे, विकास को भूल गए। यही कारण था कि देवरिया के इतनी ज़्यादा चीनी मिलें होते हुए भी यहाँ सबसे रिच एरिया माना था, और आज खस्ता हाल यहाँ का किसान है, बदहाल है। कहीं गन्ने का पूछनहार ही कोई नहीं है। रोजगार की बात करें नेताजी, जैसे कि अपने यहाँ के लोग पलायन बहुत करते हैं, यूपी बिहार की बात करें, अपने यहाँ भी देवरिया जनपद में रुद्रपुर उसमें आता है, तो इसके लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? देखिए, जब मैं विधायक था तो मैं बार बार कहता था कि गति 2 गुने तो विकास 4 गुनी। तो सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, बैंकों का नेटवर्क। मैंने 13 बैंक खुलवाए थे, 13 बैंक रुद्रपुर विधानसभा में मैंने खुलवाए थे। जो हमारी सरकार थी, कई एटीएम खुलवाए थे। तो जब ये सड़कें अच्छी हो जाएंगी, बिजली अच्छी मिलेगी, कानून व्यवस्था ठीक रहेगा, बैंकिंग व्यवस्था ठीक रहेगी, पानी मिलेगी, तो बहुत से लोग अपने आप अपने कर्मठ से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं। वो विकास हुआ भी है, लेकिन इसके अलावा भी इन सब चीज के बाद फिर आना चाहिए औद्योगिकरण होना चाहिए। वो सरकार ला सकती है, लेकिन इन सरकारों का औद्योगिकरण पे जरा सा ध्यान ही भी नहीं है। उद्योग जो थे वो बंद हो रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं कि कैसे उस उद्योग को जीवित रखा जाए, जरा सा ध्यान नहीं है। कैसे हम चुनाव जीते हैं, जिस दिन बीजेपी चुनाव खत्म होता है फिर दूसरे दिन सिर्फ चुनाव की तैयारी में लगती है, देश बनाने में नहीं। ये जो सरकारें हैं गैर कांग्रेसी, इनको देश बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ सरकार बनाने में इंटरेस्ट है कि हमारी सरकार कैसे बनेगी, देश क्या है इसमें बनेगा। अरे आप तो सरकार में बैठ करके देश कहाँ बना रहे हैं? आप सरकार तो बना ले रहे हैं, देश कहाँ बना रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ती गई कि नहीं? कारोबार खत्म हो गया कि नहीं? हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई कि नहीं होगी? बेरोजगारी कितनी बढ़ गई? गरीबी जो 20 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह ने 10 सालों में गरीबी रेखा से बाहर किया था, 20 करोड़ लोगों को मोदी जी ने फिर गरीब बना दिया। ये सब सरकारी आंकड़े हैं, किसी के निजी आंकड़े नहीं है। तो रुद्रपुर में भी वही हाल है, कोई उद्योग धंधे कारोबार नहीं किसी ने लाया। अरे भाई, जब आप मंत्री हो, आपकी सरकार है इतने प्रचंड बहुमत से, और अगर औद्योगिकरण नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं आ रहा है, तो जनता का इसमें दोष थोड़े नहीं, इसमें तो सरकार में बैठे हुए लोगों का दोष है। आपको इतना सब कुछ तो आपको दे रखा है, फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? राष्ट्रपति से लगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख तक आपका है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सरकार लोली लंगली है, या समर्थन से है, या बैसाखी पे है, या कमजोर है। कोई बहाना नहीं है। फिर भी औद्योगिकरण क्यों नहीं हो रहा? कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? लड़के बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? भर्तियां नहीं हो रही हैं,
40 लाख से ज्यादा। योगी जी तो कह रहे हैं कि हम एकदम फ्रेश भर्तियां करते हैं। पता है भर्तियों का सब, देखिए सब बताने का आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सबको पता है कौन क्या कह रहा है। ये आंकड़े या रोज दिख नहीं रहा है कि भर्तियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं। जितनी भर्तियां हुई हैं वो तो सब डिस्प्यूटेड में चली गई हैं यूपी में, सबके पर्चे आउट हो जा रहे हैं। बिल्कुल। एक और सवाल हम लेना चाहेंगे, जैसे जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, थोड़ा सा ये हट के सवाल है, क्योंकि ऐतिहासिक विरासतों को बचाने के नाम पे ये सरकार कर रही है। तो ये वो तो अपना जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। हमको तो सिर्फ अभी कंसल्टेट करना है रुद्रपुर के विकास पे। यहाँ पे हम हमारी रुद्रपुर की जनता को जो खस्ता हाल सड़कें हो गई हैं वो चाहिए और बेहतर व्यवस्था चाहिए। यहाँ पे नौजवान जो रोज सुबह आपको दिखेगा कि दौड़ रहे हैं सड़कों पे हजारों के तादाद में फोर्स में भर्ती होने के लिए, उनको रोजगार चाहिए। घर में महिलाओं का जो कड़ुआ तेल 80 रुपये था जो 220 रुपये हो गया है, कि जो समस्या है उसका निराकरण चाहिए, वो सब चीजें चाहिए। लोग जो है मुफलिस परिवार बाहर जो काम करता था हर गांव में 50-50, 40-40, 10-10 परिवार नौकरी गंवा के गांव में आ चुका है। उनको रोजी रोजगार के व्यवस्था नहीं है, सरकार ये सब ठेला लगा रहे हैं। सरकार ये सब मामले किस लिए लाती है? मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। देखिए सरकार इतनी बहुमत के बाद भी अगर कुछ कर नहीं पा रही है तो ध्यान भटकाने का तो काम करेगी। हम तो कह रहे हैं ना कि भैया आओ बात करो यूपी रुद्रपुर में कि काम की विकास की बात करो, लेकिन सत्ता में बैठे लोग विकास की बात ही क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया? क्यों मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ की बात कर? अरे भाई जो जरूरत है इंसान की उसकी बात करो, उस पे बताओ तुमने क्या किया। जो अब 5 साल सत्ता में रहे हो तो आपको जिम्मेदारी मिली थी, तो अब जवाबदेही का समय आया है, तो जवाबदेही देने के बजाय इधर उधर की बात कर रहे हो तो क्या पब्लिक समझ नहीं रही है? जो सुबह निकल रहा है सड़क पे जा रहा है खस्ता हाल सड़क पे, तो उसे महसूस नहीं हो रहा है कि आपने काम किया कि नहीं किया है। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, अब रुद्रपुर के लिए आपके पास क्या है? आपकी झोली में अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या देंगे? नहीं, बहुत से काम यहाँ अभी होने बाकी हैं। सड़कों का जो खस्ता हाल हो गया है, सबसे पहले तो उसे ठीक करना है। आप पकड़ी बेल्ट में चारों दिशाओं में, चाहे भलुवनी, चाहे देवरिया, चाहे रुद्रपुर पड़ता है, इसलिए मैं वहां से, चाहे रुद्रपुर और चाहे बराव, कहीं नहीं जा सकते। सड़कों में छोटे छोटे तालाब हैं, सड़कों में तालाब आप जाके पकड़ी में देख लीजिए। हाँ, तो पहले तो उधर की सड़कों को डबल लेन में कन्वर्ट कराना है, चौड़ा कराना है। फिर उसके अलावा और बहुत से समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं। रुद्रपुर कस्बे में और पूरे विधानसभा में जर्जर तारों की बड़ी भारी समस्या है। वाटर लॉगिंग की समस्या है, रुद्रपुर कस्बे में वाटर लॉगिंग की समस्या है। हमारे कछार में वाटर लॉगिंग की बहुत भयंकर समस्या है। पानी बरस जा रहा है, बंधाई के इस पार पानी सूखने का इंतजार करना पड़ रहा है। एक फसल, दोनों फसल नहीं हो पा रही है वाटर लॉगिंग के, उसकी व्यवस्था करनी है। बंधों का सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था करनी है, रोजी रोजगार की व्यवस्था करनी है। तो काम तो इतने हैं कि आप कम पड़ जाएगा करने के लिए, किया जाएगा। आपका जो किया हुआ काम है वो भी सब एक तरीके से जर्जर हो गया। वो सब रिपेयर कुछ तो अरे 5 साल 4 साल 6 साल पे मैक्सिमम एक सड़क की लाइफ होती है। ये तो शुक्र मनाइए हमने जो सड़कें बनाई है 9 साल बाद भी नहीं टूट रही हैं, जो मेन सड़कें हैं। राम जानकी मार्ग वाला भी हम लोग देख रहे थे, तो जैसे रोड एकदम जैसे फिसल सा गया है। तो वही कह रहे ना कि हमारी जो सड़कें हैं मेन रोड हैं, वो देख लीजिए गिट्टी भी नहीं हिली आज तक। 8-9 साल 10 साल 7 साल होने जा रहा है, और लोगों के 1 साल भी सड़कें नहीं चलती हैं। तो गुणवत्ता भी चाहिए ना। अब जो हर चीज में मोटा पैसा ले लेगा जो जनप्रतिनिधि, तो वहाँ पे गुणवत्ता से तो उसने तुरंत कंप्रोमाइज कर लिया ना। तो एक ही चीज मिलेगी, या तो पैसे कमा लें या अच्छी सड़कें बनवा दें। छात्रों ने कुछ एक हमसे सवाल पूछा है, तो इसलिए हमने ये सवाल सोचा। छात्र संघ के चुनाव से जो छात्र राजनीति है उससे देश के बड़े बड़े नेता निकले हैं, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि दबाया जा रहा है, छात्र राजनीति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? इसका क्या दुष्परिणाम?
निश्चित रूप से छात्र राजनीति देखिए जो होती है ना, वो बागी होते हैं विचारधारा से, कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसकी आवाज उठाते हैं। तो जो ये लोकतंत्र में विश्वास न रखने वाली सरकारें आ गई हैं, इनका प्रयास होता है कि छात्र राजनीति को दबाया जाए, कि जिससे वो एक मुखर आवाज होती है सरकारी अत्याचार के खिलाफ, तो वो आवाज मुखर न होने पाए छात्रों की, और छात्र ही जो है करवट लेते हैं तो व्यवस्था बदल जाती है। हाँ, नौजवानों ने हमेशा जवानी चलती है उस ओर जमा। हाँ, तो नौजवानों ने ही इस देश की सब कुछ बदली है। तो नौजवानों से डर है ना, इस जो नखारा सरकारें हैं उनको नौजवानों से डर है, और किसी से नहीं डर है, नौजवानों से डर है। तो वो नौजवानों को दबाना चाहते हैं कि ये उठा अगर तो खतरा हमारे लिए है। लेकिन आप जवानी को रोक थोड़ी नहीं पाएंगे। आप अगर छात्रों को दबा रहे हैं तो और मजबूती से दोनों ताकत से उभर के सामने आएंगे, और सरकार की नाकामियों और अत्याचार के खिलाफ वो आवाज उठाते रहे, उठाएंगे। और छात्रों को भी हमेशा मूल्यों और नीतियों और कर्तव्यों आदर्शों की राजनीति करनी चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए। आजकल जैसे छात्र जो सोशल मीडिया पे हैं वो थोड़े अशिष्ट तरीके से पेश आ रहे हैं, सोशल मीडिया उनको हैंडल करना नहीं मालूम है, मैच्योरिटी नहीं है। तो कुछ ऐसी जीवनी है जिनको आप सजेस्ट करना चाहें छात्रों के लिए, जो वो पढ़ें, राजनेता जो बनना चाहें, राजनेता बनने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए? देखिए, चक्कर क्या है कि जो हमारी सरकार दिल्ली में बैठी है, उन लोगों का विचारधारा ही दूसरों को उल्टा सीधा कह करके राजनीति या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की है। उसमें नहीं जाना चाहिए छात्रों को। छात्रों को जो हमारे देश के जो पुरोधा हैं, जो आदर्श रहे हैं, हर फील्ड के जो आदर्श रहे हैं, राजनीति फील्ड के, सामाजिक फील्ड के, आर्थिक फील्ड के, उनकी जो जीवनियों को पढ़ना चाहिए। और देखिए किस तरह से उन्होंने त्याग दिया, कर्तव्य, जो क्रीम था हिंदुस्तान का, मेधा था, जितने स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग थे, आप देखिए वो समाज के सबसे बेस्ट थे। वो बैरिस्टर्स थे, वो आईसीएस टॉपर थे, वो जितने दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी विश्वविद्यालयों की या पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने वो अपना वैभव और ऐसो आराम की सुख सुविधा की जिंदगी त्याग करके आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया कि इस देश को बनाना है। जेलों काटी हैं, अत्याचार से लाठियां खाए हैं, गोलियां खाई हैं, कुर्बानियां दी हैं, फांसी के फंदे पे चूमे हैं। उनकी बात सुननी चाहिए, वो क्या किए, आदर्श वही हमारे हैं। कुर्सी पा लेना मात्र ही एक आदर्श नहीं हो जाता है। आप देखिए वो लोग क्या थे, उन लोगों को क्या गलत थी देश के आंदोलन में लाठी खाना और जेल में जाने की, लेकिन उन लोगों ने देश सर्वोत्तम समझा। आप उन सारे ऊपर के लोगों को देख लीजिए, वो लोग कितने महान थे, कितने बड़े बड़े ज्ञानी, पढ़े लिखे और हर तरह से संपन्न लोग थे, लेकिन उन्होंने मुफलिसी को कबूल किया, उन्होंने लाठियां गोली बंदूकों को कबूल किया अंग्रेजों से आंदोलन करते हुए। जो हमारे सामाजिक सुधारक थे उनको देखिए, कितने लोग बड़े बड़े थे, क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने समाज को बदलने के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए। जो हमारे आर्थिक विचारक थे उनको देखिए। तो इन सब लोगों को अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उनकी विचारधारा को जो है अंगीकृत करके लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। जरूर, धन्यवाद, थैंक यू भैया। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी। अगर कई सारे सवाल हमने लिए, कुछ उसमें कठोर भी थे, कुछ उसमें सकारात्मक सवाल भी थे, तो आप उस सभी सवालों पे अपनी भी राय कमेंट में दे सकते हैं संयमित तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।